प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार पीयूष, हिंदी विभागाध्यक्ष कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 के छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल जनसंचार एवं उसके विविध माध्यमों के संबंध में बात रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जनसंचार शब्द जैसे ही हम सुनते हैं, एक अर्थभाव यह स्पष्ट होता है कि यह जनता के बीच में संचरित होने को जनसंचार की संज्ञा दी गई है। जन का अर्थ होता है लोग, जिसे हम पीपुल्स भी कह सकते हैं, जन भी कह सकते हैं, यानी किसी भी समाज में रहने वाले सभी सामान्य आदमियों को, कॉमन मैन को के बीच में संचरित संचारित होने वाले भावों, दृश्यों, विचारों आदि के संचारण को हम जनसंचार कह सकते हैं। वैसे लैटिन में इससे मिलते जुलते दो शब्द हैं। एक है कम्युनिस, जिसका अर्थ होता है सामान्य लोग, कॉमन मैन, और दूसरा है कम्युनिकेयर, यानी किसी चीज़ को फैलाना। संचार शब्द भी अगर हम देखें इसके शब्द रूप के संबंध में, तो हम देखते हैं कि संचार शब्द चर धातु से बना है। चर धातु का अर्थ संस्कृत में आगे बढ़ना, चलना होता है, और संचारित शब्द संचरित शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ का फैलना। इस दृष्टिकोण से देखें तो जनता के बीच में विभिन्न तरह के दृश्य, संज्ञान के विभिन्न इकाइयों, विभिन्न विषयों, विभिन्न दृश्यों एवं किसी भी तरह के कथन को संचारित करने से संबंध जनसंचार का बनता दिखता है। जनसंचार जाहिर है कि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके दायरे में आज इंटरनेट के ज़माने में हमारा पूरे ब्रह्मांड के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, संचारण हो रहा है। तो मुख्य रूप से इन संचारित होने वाले भावों, दृश्यों, कथन, संज्ञान, संसूचना आदि के जो माध्यम हैं, उन्हें ही हम जनसंचार के माध्यम कहते हैं। अंग्रेजी में माध्यम को हम मीडिया कहते हैं। अब हम देखें तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही, या पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही कोई न कोई जनसंचार के संसाधन रहे हैं, जो परवर्ती वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में विकसित होते चले गए हैं। पहले के ज़माने में मुनादी करके, राज्याज्ञा निकाल करके, विभिन्न जगहों पर मुनादी करके उनको इकट्ठा करके, पढ़ करके, या शिलालेखों पर लिखवा करके, जो अशोक के शिलालेख एवं विभिन्न अन्य लोगों के जो शिलालेख इसके प्रमाण है, शिलालेखों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, या सांस्कृतिक स्तर पर संचरण, आल्हा जैसे गीतों के गायन के माध्यम से, कठपुतलियों के खेल के माध्यम से हुआ करता था, जो इनमें से कई आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। इन्हें हम परंपरागत माध्यम कहते हैं। दूसरे किस्म का जो माध्यम है, वह माध्यम प्राचीन माध्यम है। लिपि कला के विकास के साथ यह सबसे पहले चीन में शुरू हुई। इसे हम मुद्रित माध्यम कह सकते हैं, यानी लेखन माध्यम भी इसको कहा जा सकता है। तो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पैम्फलेट हैं, पोस्टर हैं,
किताबें हैं, ये सभी मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। मुद्रित माध्यमों के रूप में हम समाचार पत्रों का देखते हैं कि जनमत के अंतर्गत कितना आज इसका महत्व है। जनमत के निर्माण का प्रमुख समाचार पत्र होता है और एक लोकतंत्र की सफलता उनके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से आकी जाती है। और यही कारण है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जा सकता है। तीसरे प्रकार के जो माध्यम है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में श्रव्य भी है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम देखते हैं कि श्रव्य एवं दृश्य माध्यम भी हैं। यदि रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में श्रव्य माध्यम है तो उसी तरीके से टेलीविज़न दृश्य एवं श्रव्य माध्यम दोनों है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के माध्यम हैं। एक माध्यम दृश्य माध्यम, दूसरा श्रव्य माध्यम और तीसरा मुद्रित माध्यम। अब इन्हीं माध्यमों के संबंध में हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम पॉइंट के दृष्टिकोण से देखें तो कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण जो है 3 हिस्सों में बांट के किया जा सकता है। एक परंपरागत माध्यम, दूसरा मुद्रित माध्यम और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम में जैसा कि मैंने आपसे बातचीत किया था कि प्राचीन काल में मुनादी से लेकर के विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते थे, तो चाहे वह सत्संग हो, चाहे रासलीला हो, चाहे वह नौटंकी हो, चाहे वह रामलीला हो, चाहे वह आल्हा हो, चाहे वह किस्सा गोई की परंपरा हो, चाहे वह चित्रों एवं शिलालेखों के माध्यम से हो, आज भी हम देखते हैं कि कई माध्यम उनके काम कर रहे हैं। जैसे आज भी नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक संचार हो रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से तो आज विज्ञापन एवं विभिन्न तरह के सामाजिक उद्देश्यों के संदेश भी सरकारी एवं गैर सरकारी एनजीओ एवं विभिन्न समूहों, सांस्कृतिक समूहों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसके थीम सोशल काउज से भी जुड़े हुए हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्रों के भी हैं, जैसे पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एड्स के विरुद्ध, या इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के विरुद्ध विभिन्न तरह के सामाजिक समस्याओं के ऊपर आज भी हम नुक्कड़ नाटक को देखते हैं। आज भी उसी तरीके से हम तो थिएटर को आज भी देख रहे हैं। कठपुतलियों की परंपरा आज भी जारी है। सत्संगों एवं विभिन्न तरह के लोक सांस्कृतिक संचार के रूपों, जैसे झारखंड में हम अपने यहाँ विशिष्ट रूप में छऊ को देख सकते हैं, बगल में बंगाल में यात्रा को देख सकते हैं, महाराष्ट्र में तमाशा को देख सकते हैं। तो इस तरीके के आज भी ये संचार के स्वरूप प्रचलित हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये परंपरागत माध्यम में भी 2 प्रकार के माध्यम हम कह सकते हैं। एक श्रव्य माध्यम जिसमें हम कीर्तन, लोकगीत और इस तरह के श्रव्य माध्यमों को हम रख सकते हैं। आज यह इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी कैसेटों एवं अन्य रूपों में उपलब्ध है। लेकिन परंपरागत माध्यम में हम गीतों की परंपरा को, कठपुतली की परंपरा को, थिएटर की परंपरा को हम रख सकते हैं। और दृश्य श्रव्य माध्यम में हम थिएटर को यहाँ पर परंपरागत माध्यम में विशिष्ट रूप से रख सकते हैं। श्रव्य माध्यम में तो लोकगीत वगैरह हुए, लेकिन थिएटर, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, ये सब कार्यक्रम जो हैं ये इनके माध्यम से जो विभिन्न कथाओं एवं सांस्कृतिक संज्ञान के क्षेत्रों को संचरित किया जाता है, इसे हम परंपरागत माध्यम के अंतर्गत
रख सकते हैं। तो श्रव्य एवं दृश्य दो माध्यम हो गए। उसी तरीके से मुद्रित माध्यम के रूप में हम सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से समाचार पत्र आते हैं, उसके बाद पत्र पत्रिकाएं आती हैं, पंपलेट आते हैं, पोस्टर आते हैं। समाचार पत्र आज भी समाचार के दृष्टिकोण से एवं विभिन्न तरह के दृष्टियों के निर्माण में, मूल्यों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी समाचार पत्रों का विस्तार अत्यधिक बढ़ गया है और इसका भी एक तरीके से हम कहें तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। आज पहले सिर्फ केंद्र एवं प्रांत के स्तर पर समाचार पत्र निकलते थे, आज क्षेत्रीय स्तर पर भी समाचार पत्र निकलते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक अखबारों का यदि हम कोल्हान के प्रक्षेत्र में देखें तो जमशेदपुर संस्करण अलग होता है, सरायकेला संस्करण अलग होता है, चाईबासा संस्करण अलग होता है, घाटशिला संस्करण अलग होता है, या उसी तरीके से हजारीबाग संस्करण अलग होता है, धनबाद संस्करण अलग होता है, दुमका संस्करण अलग होता है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय आधार पर भी खबरों एवं क्षेत्रीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी समाचार पत्र दे रहे हैं। तो यह केंद्रित स्तर से लेकर के विकेंद्रित स्तर, गांवों, पंचायतों वगैरह विभिन्न जगहों के संसूचनाओं को देने का एक प्रमुख माध्यम बने हुए हैं। समाचार पत्रों का महत्व, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, कि इतना अधिक है कि इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत में लोकमत के निर्माण में, जनमत के निर्माण में और विभिन्न तरह के सूचनात्मक एवं संज्ञानात्मक ज्ञानों के आदान प्रदान में समाचार पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के पूर्व तो समाचार पत्रों का इतना महत्व था कि कहा जाता था, दागो न कहीं तोप न तलवार निकालो, जब तोप पे मुकाबिल है तो अखबार निकालो। इस तरीके से हम मुद्रित माध्यम के रूप में पत्र पत्रिकाओं के भी महत्व को अस्वीकृत नहीं कर सकते। पत्र एवं पत्रिकाएं भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं अन्य अकादमिक संज्ञान के क्षेत्रों को प्रसारित एवं विस्तारित करने में अपना एक सशक्त योगदान दे रही हैं। अब बात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है श्रव्य माध्यम और दूसरा है श्रव्य दृश्य माध्यम। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत हम रेडियो को रख सकते हैं और रेडियो ने एक छत्र रूप से सैकड़ों वर्ष तक सबसे बड़े कम्युनिकेशन के रूप में विश्व में राज किया है। भारत में भी रेडियो सबसे बड़े कम्युनिकेशन के रूप में टेलीविज़न के आगमन के पूर्व तक अपनी स्थिति बनाए हुए थे और आज भी यह अपनी स्थिति अपने बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भी अपने स्वरूप में बदलाव ला करके कायम रखे हुए है। रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, अन्य टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह के आगमन के पूर्व भारत के प्रत्येक घरों में समाचार प्राप्त करने का और साथ ही साथ मनोरंजन का एक सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। आज भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बदलती हुई परिस्थितियों में इसने भी अपना डिसेंट्रलाइजेशन किया है और इसके भी अपने लोकल चैनल होने लगे हैं और एफएम रेडियो के रूप में तथा विभिन्न डाटा रेडियो के रूप में रेडियो ने अपनी पुनः प्रासंगिकता इस इलेक्ट्रॉनिक युग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी बनाए हुए रखा है। तो रेडियो आज भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। हम सभी के मन में आज भी बिनाका गीतमाला के गीतें कौंधती हैं, पुराने समाचार कौंधते हैं और आज भी शहरों की अपेक्षा गांवों में रेडियो एक सबसे ज़्यादा प्रसारित और सबसे संज्ञानात्मक सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, समाचार सुनने के भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सबसे अधिक विस्तार क्षेत्र वाली माध्यम के रूप में रेडियो आज भी विद्यमान है।
अब बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दृश्य श्रव्य माध्यमों के अंतर्गत, तो इसके इसमें हम टेलीविज़न को रख सकते हैं, इसमें इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर को रख सकते हैं, इसके अंतर्गत सेल फोन को रख सकते हैं। आज इंटरनेट पर आधारित उपग्रहों की सहायता से चैनलों की भरमार है और हम प्रत्येक तरह के सूचनाओं को क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वर्तमान युग को सूचना क्रांति का युग कहा गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न के अतिरिक्त, कंप्यूटर के अतिरिक्त सोशल मीडिया के रूप में इसके इस्तेमाल ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। यही कारण है कि आज एक सोशल मीडिया संज्ञान के क्षेत्रों में, जनमत के निर्माणों में, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, एक बहुत पूर्ण माध्यम के रूप में इस्तेमाल में आ रही है। और आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से ही पूरे विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उसका कमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथों से ही होता है। और इसका एक बहुत बड़ा महत्व आप इस रूप में देख सकते हैं कि अभी कोरोना काल में लोकल ऑफिस के स्तर से लेकर के पूरे गवर्नमेंट के सेंट्रल कमांड तक को इंटरनेट के ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही माध्यम से, चाहे वह ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हो, चाहे वह विभिन्न अन्य माध्यमों, सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से हो, वो वैसी हालत में हम देखते हैं कि टोटल का टोटल प्रशासनिक कार्य चलाया जा रहा है। एकेडमिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए अभी केंद्रीय सरकार ने 12 एजुकेशन ऐप को मंजूरी दी है। उसी तरीके से पूरे तमाम तरह के कोरोना से लेकर अन्य समाचारों की खबर के लिए हमारे मीडिया एवं चैनल अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वर्तमान समय में इंटरनेट के आगमन के कारण दृश्य एवं श्राव्य माध्यमों की भूमिका बहुत सशक्त हो गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका दुरुपयोग, फेक न्यूज़ की भी बाढ़ आ गई है, साइबर क्राइम के भी बाढ़ आ गई है, जो इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने नई चुनौतियों के रूप में सामने आई है। इस प्रकार से हमने आज के इस पाठ में जनसंचार एवं उसके विभिन्न माध्यमों को गहराई से समझने की चेष्टा की है। धन्यवाद।